ایک ज़माना था जब चीज़ें चलाने के लिए हमें इन्हें खुद ऑन और ऑफ करना पड़ता था या खुद खोलना और बंद करना पड़ता था। टीवी हो या रेडियो या फिर कार का दरवाज़ा, हमें हाथ से बटन दबाने पड़ते थे। फिर रिमोट कंट्रोल का ज़माना आया और चीज़ें बगैर हाथ लगाए दूर से ही बटन दबाकर ऑन ऑफ होने लगीं। दरवाजे, पंखे, एसी, टीवी। लेकिन क्या हो अगर चीज़ें सिर्फ हाथ के इशारों से चलने लगें और हमें ना इन्हें हाथ लगाना पड़े ना ही कोई बटन दबाना पड़े। दूर से बैठे बैठे बस इशारा करें और चीज़ें चलने लगें। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो कि सर्द जंग के ज़माने में रूस ने अमेरिका के खिलाफ जासूसी के लिए कई साल तक इस्तेमाल की और आज ये टेक्नोलॉजी हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें इसकी खबर नहीं। इस टेक्नोलॉजी को अपना काम करने के लिए किसी करंट या किसी तार की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आज भी ये टेक्नोलॉजी तरह तरह के मकासद में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल बीगली को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी मिल सके। दूसरी आलमी जंग के 6 साला दौर का इख्तिताम हो चुका था। अमेरिका और रूस का इत्तेहाद जीत चुका था जबकि जर्मन नाज़ी को शिकस्त हो चुकी थी। अमेरिकी और रूसी हुकूमतें अपने मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर लाहे अमल तय कर रही थी। 4 अगस्त 1945 को रूस के शहर मॉस्को में मौजूद अमरीकी सफारतखाने में एक मीटिंग हुई। रूसी तंजीम यंग पायनियर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नौजवानों ने उस वक्त के रूस में तैनात अमरीकी सफीर एवरेल हेरमन को एक तोहफा पेश किया। ये अमरीकी मोहर का एक छोटा सा हाथ से बना मुजस्मा था। इन नौजवानों ने अमरीकी सफीर को यह मुजस्मा दोस्ती की अलामत के तौर पर पेश किया। मीटिंग खत्म हुई। अमरीकी सफारतखाने के अमले ने इस मुजस्मे को अपने दफ्तर में रखने से पहले इसकी खूब तलाशी ली, लेकिन जाहिर है 1945 के ज़माने में आज जैसे जदीद डिटेक्टर्स मौजूद नहीं थे, लिहाजा ज़ाहरी तलाशी पर ही भरोसा कर लिया गया। इस मुजस्मा में किसी भी किस्म की बैटरियां या तारें नहीं मिली। इससे यह समझ लिया गया कि अगर इसमें कोई खुफिया चीज़ होती तो इसे करंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती, लिहाजा इसमें कोई खुफिया चीज़ नहीं। अमरीकी सफ़ीर एवरेल हेरमन ने इस मुजस्मे को अपने मुताले के कमरे में सामने और वाज़ेह जगह पर रख दिया। फिर अगले 7 साल तक रूसी जासूस इसी आले की मदद से अमरीकी सफ़ीर की तमाम बातें सुनते रहे और 7 साल तक अमरीका को इसकी खबर ना हो सकी। बाद में इस आले को द थिंग यानी कोई चीज कहकर पुकारा जाने लगा। अमेरिका को मालूम नहीं था कि यह द थिंग आला 20वीं सदी के ज़हीन तरीन लोगों में से एक लियोन थ्रेमेन ने बनाया था। लियोन थर्मेन एक रूसी मुज्जिद थे जिन्होंने पहली आलमी जंग के बाद और दूसरी आलमी जंग से पहले एक ऐसा मौसीकी का आला तैयार किया था जिसे बगैर छुए बस हाथ के इशारे से बजाया जा सकता था। इस आले को आज भी इस्तेमाल किया जाता है और थर्मेन आले के नाम से जाना जाता है, जिसे आप आसानी गूगल पर थर्मेन डिवाइस लिखकर सर्च कर सकते हैं। 1939 में दुनिया पर दूसरी आलमी जंग के साए मंडलाने लगे। रूसी हुकूमत अपने जासूसों के लिए ऐसे आलात तैयार करवा रही थी जिससे वो खुफिया तौर पर दूसरों की बातें सुन सके। इसी मकसद के लिए लियोन थर्मेन को बुलवाकर मजबूर किया गया कि वो द थिंग डिजाइन करें। दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर रूस ने अमरीकी सफारत खाने को दोस्ती के नाम पर यह द थिंग आला तोहफा में दिया। इसके कुछ साल बाद एक दिन अमरीकी रेडियो ऑपरेटर्स को पता चला कि अमरीकी सफीर की गुफ्तगू हवा की लहरों पर नशर हो रही है। इस मकसद के लिए मुकम्मल अमरीकी सफारत खाने की तलाशी ली गई, लेकिन अमरीकियों को पता नहीं चल सका कि यह गुफ्तगू कैसे नशर हो रही है। असल में यह जासूसी आला द थिंग इस मुजस्मा के अंदर मौजूद था। ये एक सादा सा एंटीना था जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाकर इसे एक माइक बना दिया गया था। इसे मुजस्मे के अंदर एक छोटे से खाने में छुपाया गया था जहां सिर्फ ये आला ही था, जिसके साथ ना तो कोई तार थी ना ही कोई बैटरी। द थिंग आला इस सब के बगैर खुफिया तौर पर अपना काम करता था। जब रूसी जासूस अमरीकी सफारत खाने की तरफ रूसी रेडियो लहरें फेंकते तो ये आला एक्टिवेट हो जाता। ये अपनी तरफ आने वाली लहरों से एनर्जी हासिल करता और अमरीकियों की तमाम गुफ्तगू हवा में नशर कर देता। जब रूसी लहरें आना बंद हो जाती तो ये आला भी वापस खामोश हो जाता। मजीद कुछ साल गुजरने के बाद आखिरकार अमरीकियों को इस मुजस्मे में छुपा द थिंग आला मिल गया, जिसे उन्होंने 26 मई 1960 को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। ये टेक्नोलॉजी उस वक्त के लिहाज से बनाई गई थी जो कि आज इसकी मौजूदा शक्ल से बड़ी भी थी और महंगी भी। जदीद दौर में इसी टेक्नोलॉजी की बेहतर शक्ल RFID टैग यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। ये टैग आपके शनाख्ती कार्ड में हो सकता है, आपके क्रेडिट कार्ड में हो सकता है, आपके पासपोर्ट में हो सकता है, आपके मोबाइल सिम में हो सकता है, आपकी किताब में, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में भी हो सकता है। इस टैग पर RFID रीडर के जरिए दूर से ही लहरें फेंककर ऑन किया जा सकता है और इस RFID टैग में मौजूद इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल की जा सकती है। इस टैग की खास बात यह है कि इससे मालूमात लेने के लिए ना इसे बारकोड की तरह स्कैनर के सामने रोशनी की सीध में रखना पड़ता है, ना ही आम पेमेंट कार्ड की तरह इसे मशीन के अंदर डालना पड़ता है। आपने जो भी मालूमात का तबादला करना हो दूर से ही इस पर लहरें फेंक कर मालूमात ली जा सकती हैं। पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी जंगी जहाजों में
में इस्तेमाल होती थी, जिसमें रेडार जहाजों पर लहरें फेंक कर ये जानने की कोशिश करते थे कि आया ये जहाज हमारे साथी का है या दुश्मन का। लेकिन आज ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी आम घरेलू अशिया में इस्तेमाल होने लग गई है, बल्कि 2014 में स्वीडन के दर्जन भर नौजवानों ने एक टैटू पार्लर में इकट्ठे होकर अपने जिस्म पर भी RFID टैग्स लगवाए। इन नौजवानों को मीडिया स्वीडिश साइबरोग कहकर पुकारता है और आज इन नौजवानों के ग्रुप की तादाद 4000 से ज्यादा हो चुकी है। ये लोग अपने घरों के दरवाजों में ऐसे ताले लगवा चुके हैं जो इन RFID टैग्स पर लहरें फेंक कर जवाबन अमल कर सके। अब इन नौजवानों को अपने घर से जाते वक्त चाबियां साथ लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हाथ के इशारे से ही इन तालों को खोल या बंद कर सकते हैं। ये नौजवान शॉपिंग करते वक्त भी क्रेडिट कार्ड साथ नहीं रखते और हाथ के इशारे से पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये लोग जहां भी हो इनके लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इन RFID टैग्स के जरिए ना सिर्फ चीजें आपस में राब्ता बना रही हैं, बल्कि इंसान भी चीजों से राब्ता बना रहे हैं। यही चीजों के दरमियान राब्ता बनाए रखने के नेटवर्क को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। एक जमाना था जब लोगों के लिए ये यकीन करना आसान नहीं था कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से राब्ते में कैसे रह सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वेब इंटरनेट ने अरूज पकड़ा और आज सारी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में राब्ते में हैं। इसी तरह RFID टैग्स की दुनिया में आम होने के बाद 1990 में घरेलू सार्फिन के लिए अशिया बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने वाले केविन एस्टन ने पहली दफा ये नजरिया पेश किया कि एक ऐसा वक्त आएगा जब चीजें भी आपस में नेटवर्क में काम करेंगी, जिसे इस वक्त इसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से मंसूब किया। आज हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर बैग्स पर लगे RFID टैग्स हों या लाइब्रेरी किताबों में लगे टैग्स, चीजें आपस में राब्ते में हैं। अब इस नेटवर्क में चीजों के साथ राब्ते के लिए इंसान भी शामिल हो चुके हैं, जैसा स्वीडिश साइबरोग के नौजवान कर रहे हैं। ये RFID टैग्स बाकी जदीद टेक्नोलॉजीज की निस्बत इतने सस्ते और छोटे हैं कि आने वाले सालों में हम देख सकते हैं ये RFID टैग्स बहुत आम हो जाएंगे। ये हर चीज और हर इंसान पर लगाए जाएंगे और हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे होंगे जहां हम सिर्फ हाथ के इशारों से चीजों को कंट्रोल कर रहे होंगे। देखना सिर्फ ये बाकी है कि ऐसा करने में मजीद कितने साल लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मुझे मजीद इस तरह की वीडियोस बनाते रहना चाहिए।